अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। इमरान खान की सज़ा ही सबसे बड़ी खबर है आज, और आपने सारे अखबारात में भी देख लिया, इंटरनेशनल मीडिया को मैं देख रहा था, हर जगह पे ये जो खबर है उसने फीचर किया है और बहुत ही लोग इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ख़ास तौर पे इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इसको बड़ी इम्पोर्टेंस दे रही है, और जिस तरीके से ये एक शैबी किस्म का और बहुत ही भद्दा किस्म का जो ट्रायल चलाया गया है, इससे पाकिस्तान की जो अदलिया है उसके ऊपर मज़ीद क्वेश्चन जो हैं वो उठ खड़े हुए हैं। और जो पहले हमारा नंबर था 139, 140, मुझे लगता है कि अब उससे भी आगे हम जाएँगे, और बहुत ही बुरे हालात हैं हमारी अदलिया के हवाले से। तो इसका ज़रा तजिया करते हैं, बाकी तमाम उमूर भी जो हैं वो भी उन पे ज़रा ज़ेर बहस लाने की कोशिश करते हैं, और हमें जॉइन कर रहे हैं लाहौर से सीनियर सहाफ़ी हमारे भाई सलमान आबिद साहब। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम इसरार साहब। बहुत शुक्रिया सलमान भाई। एक तो ये है कि मुझे सबसे पहले तो ये बताएँ कि जब आपने ये खबर सुनी, जो कि एक्सपेक्ट थोड़ी बहुत तो की जा सकती थी, लेकिन कल की खबर के तौर पर उसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था, तो आपका क्या रिएक्शन था, फर्स्ट रिएक्शन? देखिए, पहला रिएक्शन तो मेरा ये था कि ये सजा बहुत कम सुनाई गई है, क्योंकि ख्याल ये किया जा रहा था कि इमरान खान को सजाए मौत और शाह महमूद कुरैशी को उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। और ये ऐसी सजा थी जिसको बहुत से सियासी पंडित और हमारे बहुत से अखबार नवीस जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, वो हमें ये खबर दे रहे थे कि जनाब, एक तो साइफर का मुकदमा अगले 24 घंटे में आने वाला है, और दूसरा ये कि सजा जो है वो उम्र कैद और सजाए मौत की सूरत में होगी। और यही कहा जा रहा था कि जनाब, ये हर सूरत में जितनी तेजी से ये मुकदमा चलाया जा रहा है, इसका मकसद ये है कि इंतखाबात से पहले पहले इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सजा सुनाना मकसूद है। और फिर आपने देखा कि रात गए तक इस सारे मुकदमे को चलाना, और जिस तरीके से गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए और जिस उजलत का मुजाहरा किया गया और जिस तरीके से प्रोसेस को वायलेट किया गया, वो जाहिर का था कि जो स्क्रिप्ट है उसके तहत सजा सुनाना मकसूद है। और आप देखिए, मैं उन लोगों में से था जब इमरान खान लंदन प्लान का जिक्र किया करते थे, तो मैं वो बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता था। मैं समझता था कि ये सियासी स्कोर है जो वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब से उन्होंने लंदन प्लान वाली बात शुरू की थी, उस वक्त से लेकर आज के दिन तक का तज्जिया करें और उसके स्टेप बाय स्टेप आप चलने की कोशिश करें, तो चीजें उसी तरीके से हुई थी जिस तरीके से इमरान खान ने बयान किया था। यानी उनको गिरफ्तार करना, उनको जेल में रखना, उनको इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई करना, उनको लंबी सजा सुनाना, इंतखाबी अमल से उसकी जमात को बाहर रखना, नवाज शरीफ साहब के लिए तमाम तर सहूलतकारी को यकीनी बनाना, उनको कानूनी मुकदमात, इंतजामी मुकदमात से बरी करना, उनके लिए इंतखाबात के लिए राह हमवार करना, एक पार्टी को इक़्तिदार में लाने के लिए और एक पार्टी को निकालने का जो मंसूबा था, ये सारी चीजें उसी तरीके से हुई हैं। लेकिन अब मसला ये है, मैं आपके प्रोग्रामों में बहुत पहले कहता रहा हूं, चाहे वो तोशा खाना का मुकदमा हो, चाहे वो अलकादरिया ट्रस्ट हो, चाहे वो ममनुआ फंडिंग हो, और चाहे वो साइफर का मुकदमा हो, ये सारे मुकदमे जो इमरान खान के खिलाफ हैं या शाह महमूद के खिलाफ हैं या बाकी लोगों के खिलाफ हैं, इनकी नोयत कानूनी मुकदमात से ज्यादा सियासी नोयत की है। और मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि सियासी बुनियादों पर इमरान खान को निशाना बनाया जा रहा है, जैसे माजी में भुट्टो साहब बने, बेनजीर भुट्टो बनी और नवाज शरीफ साहब भी बने। अब आप देखिए ना कि 2018 के इंतखाबात से चंद दिन पहले नवाज शरीफ साहब के साथ भी कुछ इसी तरह का सलूक हुआ था, और ये 2024 में इमरान खान के साथ भी ये सलूक हुआ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा स्क्रिप्ट नहीं बदल रहा, हम उसी तरीके से चल रहे हैं, तरतीब वही है हमारी, दायरा भी हमारा वही है। उसी दायरे के अंदर मजीद नए दायरे बनाकर हम पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा निजाम लाने की कोशिश कर रहे हैं जो सियासत और जमहूरियत और आइन और कानून की बालादस्ती के बरक्स हो। अब ये सजा जो है, मैं कल बहुत से लोगों को सुन रहा था जो कानूनी एक्सपर्ट्स हैं, और वो कानूनी माहिरीन भी जो नवाज शरीफ साहब के करीब समझे जाते हैं, उनका ख्याल ये है कि ये हाई कोर्ट में पहली पेशी पे कालेदम करार दे दिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो प्रोसेस एडॉप्ट किया गया है, उसमें जिस उजलत का मुजाहरा किया गया है, उसमें जो जल्दबाजी की गई है, उसमें जो कानूनी तकाजे हैं उनको पूरा नहीं किया गया, तो ये मुमकिन नहीं है कि ये अदालत में सस्टेन कर सके।
बहरहाल अब अदालत का ये मामला मेरा ख्याल है इलेक्शन के बाद ही सजेगा, उससे पहले इसका कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। लेकिन लगता यह है कि इमरान खान साहब को एक दफा फिर एक बड़े दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि जनाब आपके लिए रास्ते जो है वो नहीं है जो आप देखना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है, रात गए आपने सुना होगा कि अडियाला जेल से वहां पे खबरें आई कि जनाब कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होने वाली है, किसी ने कॉल की है और जनाब बड़े 2-3 दिन का नोटिस दिया है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और ये है कि जनाब कोई बहुत बड़ा जो एक्शन वो लिया जा सकता है। जैसे आपको याद है पिछले दिनों इन्होंने यूनिवर्सिटियां भी बंद करवा दी थी। तो कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि इमरान खान को अडियाला से मूव करना हो किसी और जेल में, क्योंकि यहाँ पे उनको एक्सेस मिली हुई है, काफी लोगों के आना जाना भी लोगों का इजी है, वो कला भी चले जाते हैं, फैमिली भी चली जाती है, तो यहाँ पे जरा वो थोड़े से कंफर्टेबल हो गए हैं, तो अब यहाँ से मूव करना उनको मकसूद है। तो ये इलेक्शन से पहले पहले शायद उनको मूव करना चाह रही है। मुमकिन है कि ये उनकी हिकमत अमली का हिस्सा हो, लेकिन जितने भी आप केसेस को लेके चलेंगे, अदालत का हुक्म है ना कि ये वहां पर ट्रायल के अंदर जो है वो जर्नलिस्ट हजरातों को एक्सेस दी गई है, तो किसी ना किसी शक्ल में इमरान खान साहब के बयानात या बातचीत आएगी। दूसरी बात यह कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और हम ये तजर्बा भी करके देख चुके हैं कि बहुत सी चीजें जो है वो इमरान खान के नाम से उनकी गुफ्तगू को बनाकर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो है अगले 5-6 दिनों में बहुत कुछ पेश किया जाना है। तो मेरा ख्याल है कि ये बातें तो अपनी जगह, लेकिन ये जो सिक्योरिटी थ्रेट है इसकी एक और वजह भी हो सकती है कि शायद अभी भी कुछ लोग ये समझते हो कि हम हालात को बिगाड़ कर इलेक्शन को सबोताश कर दें और इलेक्शन के अमल को आगे बढ़ने की बजाय उसको रोक दें। क्योंकि मेरी अभी तक की जो इतलात है वो यही है कि जो इलेक्शन के नताइज को जिस तरीके से तरतीब दिया जा रहा है उसमें बज़ाहिर अभी भी रुकावटें हैं, और वो रुकावटें इसलिए है कि बुनियादी तौर पर जो खतरा सबसे बड़ा है वो खतरा ये है कि ये जो 18 से 35 साल या 45 साल के लोग हैं, 50-60% जो टोटल वोटर है, क्या ये बड़ी तादाद में अगर बाहर निकल आते हैं तो फिर उसका रिएक्शन और उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। ये जो पीटीआई ने स्लोगन दिया है ना कि जुल्म का बदला वोट से, क्या ये मुमकिन हो सकेगा? क्या वाकई लोग वोट डालने बाहर निकलेंगे और बड़ी तादाद में आकर वोट डालेंगे? तो जो सर्वे है, जो नताइज है, और ये मैं आपको बताऊं ये जो कल जो सजा सुनाई गई है इसका भी एक रद्द अमल तो होगा ना उनके सपोर्टर्स के अंदर, या वो बददिल होंगे या वो पुरजोश होकर बाहर निकलेंगे और वोट डालेंगे। कल बहुत से लोगों ने कहा है, बल्कि मुस्लिम लीग के भी 2-3 लोगों ने कहा है कि इस सजा का फायदा भी जो है इलेक्शन से पहले सियासी तौर पर पीटीआई उठा सकती है अपने वोटरों की तरफ से। तो ये भी एक चीज होगी कि किसी तरीके से इस अमल को रोका जाए। लेकिन अब गेम क्योंकि आगे बहुत जा चुकी है और अब ये अल्टीमेटली 8 तारीख को फैसला होगा इलेक्शन वाले दिन। जो बुनियादी मुकाबला है ना जी, वो वोटर के बाहर निकलने पर है या वोटर के बाहर ना निकलने के ऊपर है। अब बुनियादी मुकाबला ये हो रहा है और ये मामला जो है अब ये इमरान खान के दरमियान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान नहीं है, ये बल्कि उस स्क्रिप्ट के खिलाफ है इलेक्शन जो पीटीआई ने एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है कि उसको जिस तरीके से दीवार से लगाया जा रहा है, क्या वोटर उसके ऊपर आकर अपना रद्द अमल देंगे या नहीं देंगे, ये एक सवाल है जो पीटीआई के मुस्तकबिल का भी फैसला करेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो मुस्तकबिल की बात आप कर रहे हैं, अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि आप शायद इसको तस्लीम नहीं कर रहे थे क्योंकि लंदन प्लान या लंदन एग्रीमेंट है। मैं तो वैसे उसको प्लान नहीं कहता, मैं समझता हूँ कि ये लंदन एग्रीमेंट है। और अब लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, इसमें कुछ आपको सदाकत नजर आ रही है। कुछ आपको अंदाजा है कि इस एग्रीमेंट में जो चीजें लिखी गई हैं, जाहिर है तरफेन है ना, 2-3 पार्टीज हैं उसके अंदर, तो वो उन्होंने क्या क्या चीजें जो है वो डिलीवर करनी है? क्योंकि फेज 1 में तो हमने देख लिया कि एक पार्टी ने तो डिलीवर कर दी काफी चीजें, उनको सजा भी हो गई, जेल में भी हैं, और हो सकता है कि बुशरा बीवी का भी सुना है कि एक आधे दिन में उनको भी पकड़ लिया जाएगा। तो ये तो डिलीवर हो गया। अब उनके बाद इलेक्शन के ऊपर क्या डिलीवर होना है और उसके बाद क्या क्या डिलीवर होना है, ये भी तरफ देखिए 3-4 बातें हो सकती हैं। पहला स्टेप ये था कि नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता हमवार करना था और इमरान खान का रास्ता रोकना था। पहला तो ये था। दूसरा उसका स्क्रिप्ट ये था कि इमरान खान को सिर्फ नहीं, उनकी जमात को भी इंतखाबी अमल से बाहर निकालना था। और ये कहा जा रहा था कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, डिस्क्वालीफाई किया जाए, उनकी पार्टी को बैन तक कर दिया जाए,
अगरचे वो पार्टी उस तरह से बैन नहीं हुई, लेकिन अमली तौर पर ग्राउंड में तो आपने बैन कर दिया और एक ऐसा इलेक्शन क्रिएट करने की कोशिश की है जो माइनस इमरान खान करने की कोशिश की जा रही है, और अब ये पूरी कोशिश हो रही है कि माइनस पीटीआई हो। फिर उसके बाद ये था कि नवाज शरीफ साहब के लिए इक्तदार की राह हमवार करनी है और उनको वजारत उज़्मा तक पहुंचाना है या उनकी बेटी को चीफ मिनिस्टर पंजाब तक पहुंचाना है। ये एक वो इक्तदार का ये खेल खत्म होगा। उसके बाद जब इक्तदार ये आ जाएगा तो उसके बाद फिर आपको पता है पाकिस्तान में एक एक्सटेंशन का भी मसला रहता है हमेशा से, और वो एक्सटेंशन का मसला भी ज़ेरे बहस आएगा। अगर ये लोग जो है जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे सकते हैं तो मौजूदा को क्यों नहीं दे सकते, ये सवाल भी आएगा। और ये सब लोग जो है अमूमी तौर पर देखते तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ है, उनके मफादात की तरफ देखते हैं, उनकी मर्जी की तरफ देखते हैं। तो कहीं ये भी सवाल हो सकता है कि एक्सटेंशन का कोई कॉन्टेक्स्ट होगा। फिर ये जो सारा कॉन्टेक्स्ट अभी इस वक्त अमेरिका के साथ चल रहा है, देखिए ना, मैं रिजीम चेंज के पूरे प्रोसेस को किसी इंटरनल पॉलिटिकल आइसोलेशन का मुकदमा नहीं समझता। इसका एक एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट भी है। ये जो साइफर है जिसके बारे में कल तक बहुत से लोग ये कहते थे कि इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये तक कहा गया कि उन्होंने एक कहानी घड़ी है और ये कोई साइफर वगैरह, हाँ जी, आया ही नहीं है। जी, कागज का टुकड़ा था। इसको DGISI ने, ISPR ने भी वजाहत की और पॉलिटिकली भी कहा जाता था कि, और बड़े बाज एंकर तो ये कहते थे कि अगर ये साइफर हकीकत का होगा तो हम सहाफत छोड़ देंगे, ये तक भी कहा गया था। और अब माशाल्लाह सजा भी इसके ऊपर सुनाई गई है, ये कह के कि जनाब इससे हमारे ताल्लुकात भी खराब हुए, हकीकत थी और इससे ये हुआ वो हुआ, तो ये भी होगा। अभी उस तनाजुर में, अफगानिस्तान के तनाजुर में क्या होगा, CPAC का मुस्तकबिल क्या है। अब आप देखिए इस वक्त आपको, अगर आप अपनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को देखें तो कोई किसी पार्टी और कोई पार्टी इस वक्त कोई CPAC का बहुत ज्यादा जिक्र नहीं कर रही। किसी ने नहीं कहा कि हमारी तरजीहात में CPAC होगा और ये करेंगे और वो करेंगे और ये लेके जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो शिफ्ट है वो दोबारा अमेरिका की तरफ जा रही है, और जब अमेरिका की तरफ जा रही है तो फिर अमेरिका के साथ क्या मामला तय होने इस रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर, वो अपनी जगह बड़े मैटर है। तो अभी आप देखिएगा कि ये नवाज शरीफ साहब की आमद और इमरान खान की बेदखली से लेकर हुकूमत बनने का अमल, और उस हुकूमत बनने के बाद ये जो खास तौर पे अफगानिस्तान का और हिंदुस्तान के मामलात, और फिर ये भी आपको मालूम है कि इसराइल को तस्लीम करने की बातें भी सामने आ रही थी, उसके ऊपर भी गुफ्तगू जो है ना वो भी और इंडिया की हेजमनी भी तो वो जो हेजमनी है वो सब चीजें, तो ये बहुत सी चीजें हैं जो हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट के सवालात हैं, जिसमें यकीनी तौर पे कोई अंडरस्टैंडिंग तो पैदा हुई होगी ना। जब ये आपको पता है कि इस तरह की जो डील्स होती हैं वो गिव एंड टेक्स के ऊपर होती हैं, और वो सिर्फ इंटरनल गिव एंड टेक्स नहीं है, उसका एक्सटर्नल भी गिव एंड टेक हमें नजर आ रहा है और हम चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारा मामला जो है आगे बढ़ेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे अब पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो जो है उससे ज्यादा कंसर्न है, और मैं देख रहा हूं कि जो पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो है उसके अंदर ज्यादा चैलेंजेस हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस किस्म का मैंडेट मिल रहा है ना, और जिस किस्म का मैंडेट लाने की कोशिश की जा रही है, वो एक तकसीम शुदा मैंडेट होगा, और उस तकसीम शुदा मैंडेट के अंदर जो है सियासी कुव्वतों के पास कुछ बहुत ज्यादा कुछ होगा नहीं, क्या कुछ कहने के लिए, कुछ देने के लिए, कुछ करने के लिए। और सारी कैंपेन्स को अगर आप देखें और जितनी भी मैनिफेस्टोज आए हैं उनको देखें और पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप के एटीट्यूड देखें, तो कोई नहीं लगता कि ये जो चार बड़े इश्यूज हैं पाकिस्तान के, सिक्योरिटी के, इकोनॉमी के, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के और डेमोक्रेसी और गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, उसके ऊपर कोई सीरियसनेस हमारी लीडरशिप के अंदर से नजर आ रही हो। इस वक्त लड़ाई जो है वो सिर्फ इक्तदार के लिए हो रही है कि किसी भी सूरत में हमें इक्तदार मिलना चाहिए और हमें उसका हिस्सेदार बनना चाहिए। जरदारी साहब अपनी सफारतकारी कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब अपनी सफारतकारी कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब अपनी सफारतकारी कर रहे हैं, फजलुर रहमान साहब खुद ईवान सदर जानना चाहते हैं। तो ये जो सारा गिव एंड टेक के कॉन्टेक्स्ट में चीजें हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि सियासतदानों के पास बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है। सियासतदान जो है या जो भी हुकूमत आएगी उसके हाथ में कुछ बहुत ज्यादा देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन इस्मान भाई, एक चीज हम देख रहे हैं कि जैसे ये सजा का वाकया हो गया है, तो इसके बाद तो अब क्रैकडाउन जो हैं वो कम हो जाने चाहिए थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो क्रैकडाउन उसी तरह चल रहे हैं। अभी आपने देख लिया उस्मान डार की वालदा के साथ क्या सलूक हुआ, फिर आप ये देख लेंगे जो बाकी खवातीन हैं उनके साथ आप देख लें, बाकी जगहों पे भी अभी देखें सिबी में क्या हुआ। सिबी में पीटीआई की इलेक्शन रैली पे 4 लोग शहीद हो गए यार, फॉर गॉड सेक। यानी आप देखें सर, बात यह है कि उसमें लोगों को मारा जाए।
बात यह कि ये 8 फरवरी तक इसी तरह की कैफियत रहेगी, क्योंकि अब मकसद एक है इन सारी चीजों करने का, वो ये है कि वोटर के अंदर खौफ पैदा कर दिया जाए, वोटर को बददिल कर दिया जाए, वोटर को घर से निकलने पे, घर से ना निकलने पे मजबूर कर दिया जाए। तो इसका मतलब है कि ये जो बाकी 7-8 गुजारा दिन कर रहते हैं, 7-8 दिन जो रहते हैं, इसमें फिर मजीद खुदा न खास्ता इस तरह का कुछ तो होगा। जी जी, मैंने कहा है ना, पूरा एक खौफ का माहौल पैदा करना है, और इंतखाबी स्टेशन जो है, पोलिंग स्टेशन के अंदर भी एक खौफ का माहौल को मेंटेन रखना है, ताकि लोगों को ये लगे कि जनाब ये इलेक्शन तो अब हमारा नहीं है, और इमरान खान भी गिरफ्तार हो चुके हैं, पार्टी को कैंपेन करने की इजाजत कोई है नहीं, तो बेहतर है कि हम अपने घरों में बैठे, नतीजा तो पता चल गया लोगों को। और इसी डर की वजह से पीएमएल-एन का भी एक इंडिकेशन आया है, जो मरियम ने अपने जलसे में कहा है कि वोटर ये ना समझे कि हम इलेक्शन जीत गए और हम घर बैठे रहे, हमारे वोटर वो बाहर निकले, वोट डालें, उनको भी इस बात का अंदाजा है। और जो हमारे पास इस वक्त सर्वे आ रहे हैं ना जी, वो बड़े खतरनाक किस्म के हैं। मसलन ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। इसी तरीके से शेखुपुरा में जावेद लतीफ की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। लाहौर में नवाज शरीफ साहब की पोजीशन के बारे में कहा जा रहा है कि वो जरा सवालिया निशान है। इसी तरीके से राना सनाउल्लाह की पोजीशन, एहसन इकबाल की पोजीशन, यानी बाज सीटों पे बड़े कंपटीशंस भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन जीतेगा, मुमकिन है पीएमएल-एन जीते, मुमकिन है पीटीआई जीते, लेकिन ये वो सीटें हैं जहां मुकाबला, ये जो बिलावल साहब कोशिश कर रहे थे ना, तासुर दे रहे थे कि मुकाबला सिर्फ 2 जमातों के दरमियान है, पीपल्स पार्टी में और पीएमएल-एन में, और उनकी खुशफहमी ये थी कि जो पीटीआई का वोटर है वो नवाज शरीफ दुश्मनी में पीटीआई को नजरअंदाज करके उनको वोट देगा, या वो अपील कर रहे हैं कि मुझे वोट दें। मुकाबला अभी भी इस वक्त 2 ही जमातों के दरमियान है, आजाद उम्मीदवारों के दरमियान और पीएमएल-एन के दरमियान। और जो आजाद उम्मीदवार है, हर हल्के में पता है लोगों को कि कौन पीटीआई का उम्मीदवार है और कौन पीटीआई का उम्मीदवार नहीं है। तो इसलिए अभी देखना होगा कि ये जो 8 फरवरी का खौफ भी जो पैदा किया जा रहा है, वो इसीलिए पैदा किया जा रहा है कि उनको पता है कि अगर हमने इनको रोका नहीं तो ये जो अगर एक ये बड़ी ताकत में बाहर निकलते हैं तो फिर मसला पैदा होगा। लेकिन सलमान भाई, एक चीज मुझे बताएं कि जो भी सूरत-ए-हाल होती है, अगर खौफ भी आता है, लेकिन आप ये देखें कि इलेक्शन डे के ऊपर जिस तरीके से सोचा जा रहा है कि हो सकता है रिगिंग जिस तरीके से उन्होंने प्लान की भी हो, अगर वो उस तरह रिगिंग कर लेते हैं, तो वो तो फिर आराम से जो चाहेंगे रिजल्ट ले आएंगे। देखिए ना, डेड वोटर्स जो हैं, मैंने उसमें भी बताया था कि डेड वोटर्स लाखों की तादाद में उन्होंने रखे हुए हैं। अब जाहिर है कि वो किस लिए रखे हुए हैं, आपको पता ही है। फिर दूसरा ये है कि लोगों को एक घर के 4-4, 5-5 जो वोटर्स हैं, उनको मुख्तलिफ शहरों में फेंका हुआ है, तो वो कैसे वोट डालेंगे? ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल लेकिन नहीं है, वो तो उनके लिए बड़ा आसान होगा। इसमें खतरा ये है ना कि आपको मालूम है कि माजी में हमारे पास घोस्ट पोलिंग स्टेशन भी बनते रहे हैं, यानी वो कागजों के अंदर पोलिंग स्टेशन होते थे, अमली तौर पर पोलिंग स्टेशन नहीं होते थे, जो बहुत दूर दराज इलाकों में बना दिए जाते थे। फिर अब आप ये देखिए कि इस बात के इम्कानात भी कम नजर आ रहे हैं कि पीटीआई के लोगों को बतौर पोलिंग एजेंट वहां बैठने दिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि जो पीटीआई के आजाद उम्मीदवार हैं, इनके पोलिंग एजेंट भी अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि लोग नहीं चाहेंगे कि वो गिरफ्तार हों और उनको हरासा किया जाए। तो शायद पीटीआई के लोगों को पोलिंग एजेंट नहीं मिलेंगे, और जब पोलिंग एजेंट नहीं मिलेंगे तो फिर वहां अंदर का जो खेल हो रहा होगा उसमें पीटीआई बिल्कुल आइसोलेट होगी, उसको कुछ पता नहीं होगा। फिर तीसरी बात यह है कि ये जो हमारे यहाँ जो लोग वोट नहीं डालते, उनके भी जबरी बुनियादों पर वोट डाल दिए जाएंगे, ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद ये होगा, जैसे आपने मुर्दों का कहा है, वो वोट भी डाले जा सकते हैं। फिर उसके बाद ये भी किया जा सकता है कि जो वोट डालने वालों की जो टाइम है उसको स्लो कर दिया जाए, ताकि कम से कम वोट पड़े, ज्यादा वोट ना पड़े, वो भी हरकत हो सकती है। फिर यह कि पोलिंग स्टेशन के बाहर इस तरह का माहौल पैदा कर दें कि लोग घरों से निकलने से इनकार कर दें, डर जाए, खौफजदा हो जाए कि बाहर तो लड़ाई हो रही है, हम या ना निकले। तो जिन्होंने भी इस तरह प्लान किया हुआ है, उसके उनके माइंडसेट में है कि कैसे हमने पोलिंग को कंट्रोल करना है। अब सिर्फ एक ही तरीका होता है, एक ही होता है, नॉर्मल सिचुएशन में आप कंट्रोल करते हैं, और जब चीजें आपके हाथ से निकल जाती हैं, बाहर आ जाता है, सैलाब आ जाता है, तो फिर जरा चीजों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने कहा है कि अब ये मुकाबला महज जो है ना इलेक्शन का तो नहीं, और ये बिल्कुल एक और डिफरेंट तनाजुर में है। और सबको पता है कि इस वक्त मुल्क में इलेक्शन नहीं हो रहा, कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, ये इलेक्शन थोड़ी है, ये इलेक्शन के नाम पर एक सिलेक्शन का खेल है। लेकिन अब उस सिलेक्शन को लेजिटिमाइज करने के लिए आपको इलेक्शन का ड्रामा करना पड़ रहा है, और आपको इलेक्शन का दरबार से जाना पड़ रहा है, जिसके लिए फिर आप जो है ये सारे कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है, अभी आपने शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में कहा है कि जी इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ये सारा बहुत कुछ हाईलाइट हो रहा है। अब आप ये देखिए, ये जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल ऑब्जर्वर आ रहे हैं, ये भी
और ये ग्लोबल दुनिया है जहां डिजिटल मीडिया की एक्सेस की वजह से लोगों का एक्सेस चीजों पे आ जाता है। जितनी तेजी से और जितनी शिद्दत के साथ इंटरनेशनल मीडिया में ये इमरान खान और शाह महमूद की सजा जो डिस्कस हुई है, वो जाहिर करता है कि भाई वो देख रहे हैं दुनिया की किस किस्म का इलेक्शन होने जा रहा है, जहां लोगों को पाबंद सलासल करके सजाएं सुनाकर आपके कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ी दिलचस्प बात देखिए, सजा सुनाने वाले जो है वो खौफजदा है, और जिनको सजा सुनाई जा रही है वो बड़े कॉन्फिडेंट है। और शाह महमूद कुरैशी की बेटी जिस कॉन्फिडेंस से गुफ्तगू कर रही है, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी ने खुद जिस कॉन्फिडेंस से गुफ्तगू की है, यानी इमरान खान को भी शाह महमूद कुरैशी की और चौधरी परवेज लाई की तारीफ करनी पड़ गई और कहा कि जो बिल्कुल इन्होंने शानदार बहादुरी का मुजाहरा किया है। तो वो इस वक्त हीरो बने हुए हैं, और जो फैसला कर रहे हैं कभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है, कभी वो छुट्टी पे जा रहे हैं, कभी वो वापस आ रहे हैं, कभी वो गिर जाते हैं, कभी वो फैसला करते हुए भागते हैं कर रहे हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें जाहिर करती है ना। देखिए ना, एक चीज ध्यान में रखिए, ये जो हमारे यहाँ एक मंतक डाली जाती है ना कि हम लीडरशिप को एलिमिनेट कर सकते हैं, वो लीडरशिप एलिमिनेट नहीं होती, बल्कि जो लोग इसको करने की कोशिश करते हैं वो खुद अपने वक्त के बाद गायब हो जाते हैं मंजर से। तो लीडरशिप वहीं पर रहती है। आज भी पीपल्स पार्टी को जो वोट मिलता है वो भट्टो के नाम पे मिलता है। मुस्लिम लीग नून को जो वोट मिल रहा है वो शरीफ के नाम पर जा रहा है। फजलुर रहमान को जो वोट जा रहा है वो मौलाना मुफ्ती महमूद और मौलाना फजलुर रहमान के नाम पे जा रहा है। तो हमारे यहाँ इमरान खान को एलिमिनेट करने का वाहिद तरीका एक ही है, आप पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के साथ और पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ किसी को एलिमिनेट करें तो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जब आप ताकत के इस्तेमाल में आप अदलिया को और दीगर इदारों को उसमें बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं तो फिर नताइज मुख्तलिफ होते हैं। आज भी देखिए ना, जो भट्टो का मुकदमा है, अब सब मानते हैं ना, उस वक्त के जो लोग बड़े पुरजोश थे, खुशियां कर रहे थे, लड्डू बांट रहे थे, आज वो भी कहते हैं कि भट्टो साहब के साथ ज्यादती हुई थी और भट्टो साहब का जो कत्ल है वो अदालती कत्ल है। फिर वो जस्टिस नसीम अहसन शाह ने इतराफ किया था ना कि उन पर बहुत दबाव था भट्टो साहब को फांसी देने के हवाले से। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये चीज जहन में रखे, पाकिस्तान के अंदर जो अभी हम ये कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जाएगा, ये पाकिस्तान में पहले से मौजूद पोलराइजेशन को और ज्यादा गहरा कर देगा। और मैं बार बार एक लफ्ज कहता हूं, ये पोलराइजेशन सिर्फ पॉलिटिकल प्रोसेस तक महदूद नहीं है, इसमें आपके जुडिशरी, उसमें आपकी स्टैब्लिशमेंट, उसमें आपका मीडिया, उसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी, ये सब लोग एक डिवाइडेड इस वक्त गेम के अंदर फंसे हुए हैं। तो अगर आपने डिवीजन को और गहरा करना है तो फिर इस तरह के फैसले, जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, उससे ना तो अदालतों की क्रेडिबिलिटी बनेगी, और ये भी मैं आपको बताऊं, ये बदकिस्मती से जो कुछ हो रहा है उसका मलबा भी लोग एस्टैब्लिशमेंट पे डालते हैं ना जी। लोग कहते हैं कि वहीं से फैसले हो रहे हैं ना जी। तो जब आप ये सारा मलबा उधर जा रहा है तो कल को वो उनके ऊपर एक मलबे के तौर पर, एक बोझ के तौर पर उनको उसकी प्राइस भी पे करनी है। तो इसलिए मैं तो अभी भी कहता हूँ, अब जी प्लीज। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ये जो बात कर रहे हैं उसकी कंटिन्यूटी में ही देखें आप कि जनरल फैज अभी गए हैं, अभी चंद माह हुए, अभी वो मतलब उनकी मेरे ख्याल यूनिफॉर्म को भी कुछ थोड़ा सा ढीली बिली भी नहीं हुई होगी कि फौरन उनके ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। तो जैसे ही कोई जाता है तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। तो इससे मेरे ख्याल है कि इन लोगों को सबक सीखना चाहिए कि जब हम जाएंगे, जाना तो है, तो फिर हमारे साथ क्या होगा। देखिए, बात यह है कि फौज एक हकीकत है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी में फौज का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और ये जो वॉर एंड टेररिज्म हमने पिछले कई दहाइयों से भुगती है, उसमें हमने कई हजारों का जानों का नजराना भी पेश किया है, पुलिस का, फौज का, सिक्योरिटी इदारों का, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों का, आम शहरियों का। तो इसलिए फौज तो एक हकीकत है, लेकिन यहाँ जो बहस हो रही है वो ये नहीं हो रही कि फौज की कोई अहमियत नहीं है या फौज पाकिस्तान की सलामती के लिए जो है ना जरूरी नहीं है। यहाँ बहस ये है कि ये जो बहुत सारे सियासी मामलात के अंदर इस वक्त हम बहुत ज्यादा उलझ के रह गई है हमारी इस्टेब्लिशमेंट, उससे जितनी वो अपने आप को बाहर निकालेगी उतना इदारे के हक में बेहतर होगा, और जितना वो इस वक्त अपने आप को नॉन कंट्रोवर्शियल में जाए उतना वो हमारे इदारे के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, कौमी मफाद में बेहतर होगा। और बहुत ज्यादा उनका सियासी मामलात में उलझ जाना, या ये जो नैरेटिव बिल्डिंग की एक्सरसाइज चल रही है जिसका एहसास खुद इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी है, और उनके लोग बार बार आकर इसका इजहार भी कर रहे हैं कि हर चीज का मलबा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पे डाला जा रहा है और इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ये भी देखना होगा, ये तो मैं कह रहा हूँ, ये भी देखना होगा, ये जो सारी एक्सरसाइज पिछले 2 साल से हो रही है
लोग तो उसके ताने बाने जोड़ रहे हैं ना जी, और वो ताने बाने जब जोड़ेंगे तो लोग सवाल तो उठाएंगे, और जब लोग सवाल उठाएंगे तो फिर उससे मसाइल भी पैदा होंगे। तो मेरा ख्याल है कि एक रियलाइजेशन होनी चाहिए अब कि ये इन चीजों से हमें निकलना कैसे है बाहर। हाँ, सलमान भाई देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि जब आप लोगों से ये कहेंगे कि जी 5 साल कैसे पूरे करने दें, जब कोई अगर मुल्क तोड़ दे तो फिर हम चुप करके बैठे रहें। अब ये जो सूरत हाल है कि ये फैसला किसने करना है कि 5 साल से पहले किसने जाना है, किसने नहीं जाना है, तो ये तो अवाम का काम है। ये तो इलेक्शन के ज़रिए होना चाहिए, ना कि किसी एक शख्स की अपनी व्हिम्स के ऊपर ये बात हो कि जी ये मुझे चूँकि पसंद नहीं है। और जिस तरीके से हम उनकी बयानात सुन रहे हैं कि जी जनरल बाजवा ने उनको कहा जी कि इंसान के बच्चे बन जाओ, ये फॉर गॉड सेक, ये किसी मुआशरे में, किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में ये कभी अल्फाज कोई सुन सकता है कि कोई आर्मी चीफ जो है वो अपने प्राइम मिनिस्टर को ये अल्फाज कहे? मैं कह रहा हूँ ना, बहुत सारी चीजें जो है कसाना साहब गलत हो रही हैं। एक जमाने में हम राहिल शरीफ डॉक्ट्राइन की बात करते रहे, फिर जनरल बाजवा की डॉक्ट्राइन की बात करते रहे। आज हमारे बहुत से दोस्त मौजूदा चीफ के बारे में कहते हैं जी उनकी डॉक्ट्राइन है। अच्छा है, उनकी एक सोच होनी चाहिए पाकिस्तान की कौमी सलामती के बारे में, कौमी सिक्योरिटी के बारे में, दाखिली मामलात के बारे में सेंसिटिविटी होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। वो भी इसी पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि उसका रेजोल्यूशन का तरीकाकार क्या होगा। रेजोल्यूशन का तरीकाकार ये होगा कि आपकी पार्लियामेंट बालादस्त होनी चाहिए, आपकी जमहूरियत बालादस्त होनी चाहिए, फैसले मुशावरत की बुनियाद पर होने चाहिए। जो आपने डिफेंस कमेटी है जिसमें सिविल और मिलिट्री लीडरशिप बैठती है, उसके अंदर कौमी सलामती कमेटी आपने बनाई हुई है, उसके अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो फिर चीजों को लेकर चलेंगे ना। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा मामलात में उलझ जाएंगे और वो काम जो हमारे करने के नहीं है, अगर हम उसको भी लीड लेना शुरू कर देंगे तो फिर बहुत से मामलात में उलझाव तो पैदा होगा ना। तो जब वो उलझाव पैदा होगा तो वो आपके लिए ज्यादा मसाइल भी पैदा कर रहा है, वो आपके ऊपर क्रिटिसिज्म को भी अपलोड कर रहा है। और फिर एक और बड़ी बात यह है कि जिनकी प्राइस के ऊपर ये सब कुछ आप कर रहे हैं, जो पार्टियां जिनको जो बेनिफिशियरी है आपके सारे खेल का, वो तो आपको लीड करती हुई नजर नहीं आ रही। जिस किस्म की गुफ्तगू ख्वाजा आसिफ साहब करते हैं, जिस किस्म की गुफ्तगू फजलुर रहमान कर रहे हैं, जिस किस्म की गुफ्तगू, तो वो आपके नैरेटिव को लीड नहीं कर रहे, बल्कि वो अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को मेंटेन करने के लिए तोपों का रुख आपकी तरफ भी कर देते हैं। तो फिर मेरा मतलब है जिनके लिए सारा दरबार सजाया जा रहा है, वो कौन सा इस वक्त लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा वॉर एंड टेररिज्म में हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में वो लीड नहीं किया जो उनको लीड करना चाहिए था। वो सारा का सारा मलबा जो है एस्टैब्लिशमेंट पर पड़ता था। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि अभी भी देखिए, अब ये 8 फरवरी का इलेक्शन हो जाएगा, आप बना लेंगे हुकूमत जो भी आप बनाना चाहते हैं, आप इमरान खान को भी अरेस्ट करके रख देंगे, उनको मजीद सजाएं भी सुनाई जा सकती है, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी भी हो सकती है, सब चीजें हो सकती हैं। कल वो हामिद मीर से जब एक सवाल पूछा गया ना, और उनसे पूछा गया कि जी बताइए कि अब इमरान खान को अगर ये कहा जाए कि अब आपने बाहर निकलना है और आप बाहर निकल जाएं, और आप, तो हामिद मीर ने कहा कि मैं जिस इमरान खान को जानता हूं उसके बारे में आप ये लोग भूल जाएं कि वो पाकिस्तान छोड़कर जाएगा। तो रहना तो उसने पाकिस्तान के अंदर ही है। तो मामलात को गुफ्तो शनीद से, अच्छा अब ये जो इमरान खान ने बात की है कि जी मैं या मेरी पार्टी या बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि हम तो एस्टैब्लिशमेंट से रिकंसिलिएशन चाहते हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट हमसे रिकंसिलिएशन नहीं चाह रही है। अच्छा, अब इसको लोग ये समझते हैं कि यार ये तो देखिए ना, वही बात ये है कि रिकंसिलिएशन से मुराद क्या है। अगर इमरान खान साहब ने भी कुछ मुकमुका करना है और कुछ ले दे के अपने बातचीत को खत्म करना है तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। बातचीत तो बड़ी मीनिंगफुल होनी चाहिए पाकिस्तान के फ्यूचर डिस्कोर्स के कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान के फ्यूचर डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट में, लीगल कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में अपने रोल्स को डिफाइन करें और आगे बढ़ने का रास्ता निकालें। फिर एक ऐसा इलेक्शन करवाएं जिस इलेक्शन में धांधली ना हो और जो अवाम चाहती है उसके मुताबिक आए, और पावर प्लेयर जितने भी हैं वो अपना एक नया रूल ऑफ गेम जो है वो तय कर ले, जिसमें किस किस का क्या रोल होगा और किस तरीके से हमने सिस्टम को आगे लेके चलना है। वो तो रिकंसिलिएशन हो सकती है। और दूसरी बात ये है, देखिए ना, इमरान खान का जरदारी साहब के साथ, नवाज शरीफ के साथ निगोशिएशन करना अच्छी बात है, वो होनी चाहिए सियासी जमातों के अंदर निगोशिएशन को, मैं इनकार नहीं हूं, लेकिन सबको भी पता है ना कि फैसलों की ताकत किसके पास है, तो सब उधर ही देखेंगे ना। पीएमएलएन वाले भी जब निगोशिएट कर रहे थे, आप वो सुन लेना जुबैर उमर की कहानी, कैसे उन्होंने नवाज शरीफ साहब के दरमियान, मरियम के दरमियान और जनरल बाजवा के दरमियान ब्रिज का रोल प्ले किया था, क्योंकि उनको भी पता था कि फैसला कहाँ होना है, किससे होना है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये सारे लोग जो है सर जोड़ के बैठे, और उसके बाद ये 8 फरवरी गुजर जाएगा। सबसे पहले तो ये काम किया जाए, ये जितने गिरफ्तार लोग हैं इनको बाहर निकाला जाए,
और इनको साथ आप मुकदमे चलाएं, इनको जो चलाना चाहते हैं। लेकिन कोई ये जो आप देखिए ना, एक वो अभी वो जो क्या नाम है खातून सनम जावेद, उनको इलेक्शन से चंद दिन पहले उनकी जमानत हुई, जैसे ही वो बाहर निकली फिर आपने अरेस्ट कर लिया, ठीक है ना। तो अब ये मामलात को कहीं ना कहीं तो आपने स्टॉप करना है, नहीं करना, कहीं ना कहीं तो उसको निगोशिएशन के साथ जाना है। और मुझे लगता है कि 8 फरवरी के बाद ये अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी कि भाई जो हमने करना था कर लिया, अब एक दूसरे तरीके से चीजों को लेकर चले। तो मेरा ख्याल है कि जो अभी भी ऑप्शन है, ये कोई मैं बंद गली में लेके नहीं जा रहा चीजों को, मुझे लगता है कि ये डोर हमेशा से ओपन रहता है। सिर्फ उसकी एक्सेप्टेंस जब होगी ना कि हाँ अब हमें कोई रास्ता निकालना है आगे बढ़ने का, तो वो दोनों तरफ से होगा। और मैं बार बार ये कहता हूं, इमरान खान समेत इस्टेब्लिशमेंट, दीगर जमातें, पाकिस्तान के मफाद में सबको अपने 2-2 कदम पीछे हटना पड़ेगा और एक नया रूल ऑफ गेम के ऊपर इत्तेफाक करना होगा जो पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाए, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करे, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को इंश्योर करे। क्योंकि देखिए ना इस वक्त हमारी दाखिली सियासत से कौन फायदा उठा रहा है। कल ये जो ईरान का और पाकिस्तान के जो लोगों में मुलाकात हुई है वज़ीर ख़ारजा के लेवल पर, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, आर्मी चीफ के लेवल पे, वहां ये बात आई है ना कि कोई तीसरा मुल्क इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, तो उसका इशारा भारत कर रहा है। तो मेरा मतलब है जब आप फिर अफगानिस्तान का कॉन्टेक्स्ट देखें, टीटीपी के हवाले से आपका डेफिसिट चल रहा है, फिर ईरान के बारे में जिस तरह से भी आपने खुश उसलूबी से डील कर लिया, बहुत अच्छा किया। तो मेरा मतलब है कि हमारी रीजनल सिक्योरिटी हमें इस बात की स्पेस ही नहीं देती कि हम इलेक्शन के बाद भी इस एडवेंचरिज्म के खेल को जारी रखें और हम एक ऐसे सिस्टम में जाएं जो हमारे लिए मजीद नए मसाइल पैदा करेगा, क्योंकि ये पोलराइजेशन खत्म होने वाली नहीं है। इमरान खान से या उनकी पार्टी से जान छुड़ाना नहीं है मकसद, आप उनको मेन स्ट्रीम में कैसे दोबारा इंगेज करें। अगर उन्होंने गलतियां की हैं तो उन गलतियों की तलाफी का सियासी क़यादतों को मौका मिलना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि हमने अब इनको उठा के बाहर फेंक देना है और वो कहें कि हमने इनको उठा के बाहर फेंक देना है। ये लड़ाई, इस तरह की लड़ाई में जब जाएंगे तो ये मुल्क के मफाद में नहीं होगा। I have to leave it there. Thank you very much, इमरान भाई। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू।